गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछली कक्षा में समास के बारे में पढ़ा था और उसके प्रकार, उसमें से उन सभी प्रकारों में से कुछ ऐसे भी प्रकार थे जिनके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। जैसे अव्ययी भाव समास था, तत्पुरुष समास था, कर्मधारय समास था और द्विपद समास था। ये दोनों समास, ये चारों को हमने पढ़ लिया था। दो समास बचे थे, यानी समास की अगर हम बात करते थे तो समास का मैंने बताया था इसके जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो था उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा जो था तत्पुरुष समास। तीसरा जो था वो था कर्मधारय। चौथा जो था द्विपद समास। और पांचवा जो है इसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। और छठा जो है उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद जो होता है वह गौण होता है। इसी प्रकार जो तत्पुरुष समास था इसमें हमने बताया था कि पूर्व पद अप्रधान होता है और उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी यही है कि पूर्व पद जो होते हैं वह अप्रधान और उत्तर पद प्रधान है। द्विपद समास है, द्विपद समास में भी वही बात है, पूर्व पद जो होता है वह अप्रधान है और उत्तर पद जो होता है वह प्रधान है। बात आएगी अब द्वंद्व समास की और बहुव्रीहि समास की। तो द्वंद्व समास जो होता है इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। यानी जितना मूल्य पूर्व पद का होता है उतना ही मूल्य उत्तर पद का भी होता है। आइए हम लोग द्वंद्व समास को देखेंगे, फिर बहुव्रीहि समास को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक आज से स्टार्ट होगा वो होगा क्या? द्वंद्व समास। मैंने कहा था पूर्व जो अव्ययी भाव समास होते हैं, इस अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वह प्रधान होता है और वह उपसर्ग से लगा होता है। यानी कोई न कोई अगर उस उपसर्ग आवे या कोई भी वर्ड 2 बार आ जाए, रिकरिंग हो जाए उनकी, तब भी वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जबकि जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास जानने के लिए हमें कारक चिन्हों के बारे में जानना पड़ता था और जहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वहां, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि तत्पुरुष समास को जानने के लिए हमने बताया था कि कारक चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है। और जो कारक चिन्ह होते हैं इनकी संख्या होती है 8, परंतु जो हिंदी है, इस हिंदी व्याकरण में जो समास है उस समास में जिन कारकों का प्रयोग होता है उनकी संख्या होती है केवल 6, जिसमें से हम न तो पहला वाला जो कर्ता तत्पुरुष समास है और सबसे लास्ट में होता है जो जिसको हम कहते हैं संबोधन, इन दोनों के कारक चिन्हों का प्रयोग समास में नहीं होता है। बाकी जितने भी चिन्ह हैं 6 उन सबका प्रयोग हम समास में करते हैं। फिर आ जाते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की अगर हम बात करें तो जो कर्मधारय समास होता है इसमें पूर्व पद
अप्रधान होता है और जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। यानी जो पूर्व पद होगा इसका कोई मूल्य नहीं होता है। जब भी मूल्य होता है किसका होता है? उत्तर पद का होता है। और जो कर्मधारय समास होता है इसमें जानने के लिए जैसे कारक चिन्हों का तो इसमें भी प्रयोग होता है, लेकिन इन कारक चिन्हों का प्रयोग होने से हम इनकी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में जो कर्मधारय समास होते हैं इनके पास जो क्वालिटी होती है वह तत्पुरुष समास से अलग होती है। यानी दोनों के कैरेक्टर एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं बल्कि सेपरेट होते हैं। जैसे जो कर्मधारय समास होगा इसमें इसको जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा या इनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया होगा जो या तो विशेषण हो और विशेष्य हो। यानी दोनों विशेषण हो सकते हैं या एक विशेषण एक विशेष्य हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें कि एक उपमेय हो सकता है, दूसरा उपमान हो सकता है, या पहले उपमेय हो जाए बाद में उपमान हो जाए। तो इस प्रकार हम जो कर्मधारय समास है इस कर्मधारय समास को जानने के लिए हमें यह जानना पड़ता है या यह ज्ञात करना पड़ता है कि इसमें किस प्रकार के विशेषण का या उपमेय या उपमान का या विशेष्य का प्रयोग किया गया है। अगर हमें ऐसा मिल जाता है तो वहां पर हो जाता है क्या? कर्मधारय समास। इसके अलावा हमने कहा था कि जो कर्मधारय समास होता है यह तत्पुरुष समास से क्या होता है? अलग होता है। जो क्वालिटी कर्मधारय के पास होती है वह तत्पुरुष के पास नहीं होती है, जबकि कारक चिन्हों का कर्मधारय में भी प्रयोग होता है और तत्पुरुष समास में भी होता है। परंतु वही विशेषण विशेष और उपमेय उपमान के नाते इनको हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। इन्हीं का छोटा भाई है द्विगु समास। जो द्विगु समास होता है इसमें भी पूर्व पद ही प्रधान होते हैं। क्यों? क्योंकि वह उन्हीं का भाई है, इसलिए इनके भी कैरेक्टर इससे मिलते जुलते हैं। परंतु इसने कहा कि हमारे पास एक ऐसी डिग्री है, वह डिग्री न तो कर्मधारय के पास है और न तो तत्पुरुष समास के पास है। तो ऐसी दशा में उसने कहा कि मेरा जो होगा या जहां पर मैं हूंगा उसके पहला पद जो होगा वह पद संख्यावाची होगा। संख्यावाची का मतलब गणनावाची होगा, 1 2 3 4 ऐसी बातें होंगी तो वहां पर हो जाएगा क्या? द्विगु समास। और उस वह जो संख्यावाची होगा वह एक प्रकार से क्या होगा? विशेषण होगा। और उसके बाद क्या आएगा? कोई विशेष या संज्ञा होगी तो वहां पर हो जाएगा द्विगु समास। यानी द्विगु समास में हमेशा किसका प्रयोग होगा? संख्या का प्रयोग होगा और वह संख्यावाची ही होगा। इसके बाद आते हैं अब हम लोग द्वंद्व समास की बात करते हैं। तो द्वंद्व समास हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से पढ़ना। और द्वंद्व समास में जानते हैं आप लोग कि इसमें भी जो द्वंद्व समास होता है इसमें भी 2 पद होता है और दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। यानी जो सामासिक पद होता है वह 2 भागों में बढ़ जाता है और उसमें योजक चिन्ह छिपा होता है। तो द्वंद्व समास हम लोग शुरू करते हैं। द्वंद्व समास, इसमें भी 2 पद होगा। एक पद जो होता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं उत्तर पद। और यह जो पूर्व पद होता है ये भी प्रधान होता है और जो उत्तर पद होता है वो भी प्रधान होता है। यानी दोनों पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं और हमेशा दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? योजक चिन्ह। यानी जो दोनों पद होंगे उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। योजक चिन्ह का जो साइन होता है वो इस प्रकार होता है, यानी वह एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करेगा। दूसरी चीज जो द्वंद्व समास होता है यह प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, अर्थात विपरीत होते हैं या विलोम होते हैं। क्या होंगे? विलोम होंगे
या विपरीत होंगे। दूसरी चीज, दोनों पदों के मध्य में योजक चिन्ह होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, यानी जो पद होते हैं दोनों वह क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। क्या प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है और एक दूसरे के ये विलोम होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे देखिए लिखा रहता है दिन रात, ठीक। तो ऐसे ही देख करके हम बता देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या लिखा रहेगा, एक ही में लिख देंगे अगर हम दिन रात, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, दिन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, रात। अगर कह दिया जाए तो लिखेंगे दिन और रात, या इसी को हम लिख सकते हैं दिन रात। दोनों पद यहाँ पर देखिए क्या है, प्रधान है। जितना मूल्य दिन का है उतना ही मूल्य किसका है, रात का भी है। ऐसे होता है माता पिता भाई बहन, माता पिता भाई बहन, धनुष धनुष बाण, धनुष बाण, धनुष और बाण, इस प्रकार देख रहे हैं ये एक दूसरे के अधिकांशतः उल्टे हैं या एक दूसरे से संबंध रखने वाले हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह छिपा हुआ है। तो ऐसी दशा में हम इनको कहेंगे कि यह द्वंद्व समास है। इसी प्रकार है सत्यासत्य, सत्यासत्य, इसका मतलब हो गया सत्य और असत्य, सत्यासत्य। धर्म अधर्म, धर्म हो गया, दूसरा पद क्या हो गया, अधर्म हो गया, तो यहाँ पर हो गया अधर्म और एक हो गया धर्म, एक दूसरे के विपरीत है, योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ है। फिर है गाय बैल, गाय बैल, ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, दोनों पद क्या है, प्रधान है। तो इस प्रकार हम द्वंद्व समास के बारे में जान लिए, या इसमें कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बताइए सांप और बिच्छू, सांप और बिच्छू, इसमें भी क्या है, कौन सा समास है, सांप और बिच्छू, तो इसमें भी आपका द्वंद्व समास ही है, ठीक। तो सांप बिच्छू हो गया। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो बचता है उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो आइए बहुव्रीहि समास के बारे में हम लोग देखें। जितने भी समास होते हैं, मैंने कहा कि इसमें दो पद होते हैं, तो जो बहुव्रीहि समास होगा इसमें भी कितने पद होंगे, इसमें भी दो पद होंगे, एक पद होगा पूर्व और दूसरा पद होगा क्या, उत्तर पद। जो पूर्व पद होगा यह इसमें अप्रधान होता है, क्या होता है, अप्रधान होता है। जो उत्तर पद होता है वो भी क्या होता है, अप्रधान होता है। तो लेकिन जो इसके द्वारा तीसरा पद होता है या जो अन्य पद होता है वही क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। यानी इसमें अन्य पद या कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, ठीक।
यानी जो पूर्व पद होगा या पहला पद होगा वो भी अप्रधान होगा या गौण होगा, जो उत्तर पद होगा वह भी अप्रधान या गौण होगा, लेकिन जो तीसरा पद होगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, वही प्रधान होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बहुब्रीहि समास होता है, इस बहुब्रीहि समास में हमेशा अन्य पद प्रधान होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि किसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तो बहुब्रीहि समास में प्रधान नहीं होते हैं। किसमें अन्य पद प्रधान होता है, तो बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। किसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तो बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। किसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। प्रश्न एक ही है, परंतु उसके कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है। अलग अलग होने के नाते ही क्या हो जा रहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो बहुब्रीहि समास है, इस बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरा पद प्रधान होता है। और यह जान लीजिए, जितने भी देवी देवता होते हैं या जो हमारे श्रेष्ठ लोग हैं या दुनिया में यूनिक चीजें हैं, वो सभी यूनिक चीजें कहलाती हैं क्या, बहुब्रीहि समास में ही आती हैं। तो बहुब्रीहि समास में क्या आएगा, जितने देवी देवता हैं, जैसे श्वेत, जैसे वीणा, पाण। वीणा मिलेगा हमको और एक शब्द मिलेगा क्या, पाण। वीणा का अर्थ हुआ वीणा बजाना और पाण का अर्थ हुआ हाथ। यानी जिसके हाथ में वीणा है या जिनके हाथ में वीणा शोभायमान है या जो वीणा बजाती हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या, तो एक ही वो पर्टिकुलर है और वो कौन है, सरस्वती माँ। सरस्वती, तो सरस्वती जी को कहा जाता है वीणा पाण। तो यहाँ पर देखिए, वीणा का अर्थ हुआ, वीणा वादक यंत्र है, वादक यंत्र है, इसका कोई अलग अर्थ हुआ। पाण का अर्थ अलग हुआ, लेकिन जब हम इसको एक में मिला दिए और यह किसके रूप में रूढ़ हो गया है, किसी तीसरे के रूप में रूढ़ हो गया है, और वह तीसरा रूप क्या है, सरस्वती है। तो इस प्रकार सरस्वती के रूप में यह क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। ऐसे ही होता है मोदक प्रिय। मोदक प्रिय, मोदक है जिसका प्रिय। प्रिय मतलब प्यारा, मोदक माने लड्डू, यानी लड्डू जिसका प्यारा है। तो किसको लड्डू प्यारा है, तो आप लोग जानते ही हैं कि जो गणेश जी हैं, गणेश जी का जो सबसे प्यारा भोग है वह क्या है, लड्डू। तो मोदक प्रिय किसको कहा जाता है, मोदक मीन्स होता है लड्डू और प्रिय मीन्स होता है प्यारा। तो गणेश जी का प्यारा क्या है, लड्डू है, इसलिए मोदक प्रिय किसको कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है। कोई अगर कहेगा मोदक प्रिय तो आप तुरंत ही जान जाते हैं क्या, गणेश भगवान। इसी प्रकार होता है चतुर्भुज, यानी चार भुजा है जिनके पास। तो चार भुजा किसके पास है, तो वो आपको पता है कि वो विष्णु जी जो है उनके पास चार भुजाएं हैं, तो उनको कहा जाता है चार चतुर्भुज। इसी प्रकार हमारे पास जितने देवी देवता आते हैं वो सबके सब क्या हो जाते हैं, बहुब्रीहि समास हो जाते हैं। एक चीज और है, अगर किसी भी अंग को हम किसी शरीर के साथ जोड़ देते हैं तब भी वहां पर हो जाता है क्या, बहुब्रीहि समास। जैसे 12 सिंहा, 12 सिंहा, 12 सिंहा। 12 यहाँ पर क्या है, अंक है, और सिंहा मतलब एक जानवर है, शेर है। तो 12 सींग है जिसके पास, यानी जिसके पास 12 क्या है, सींग है, वही क्या कहलाएगा, 12 सिंह है। यानी यह एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ जुड़ गया है और इसीलिए इसको कह दिया क्या, 12 सिंहा। सिंहा मतलब होता है सींग, ठीक, यानी जिसके पास 12 क्या है, सींग है, वही क्या हो जाएगा, 12 सिंहा हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 12 को
उस सिंह को जोड़ दिया गया है और वह किससे, कोई एक जानवर है उससे जोड़ा गया है, इसीलिए यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं हम लोगों के पास, जैसे गजानन। गजानन, गजानन मतलब गज के समान आनन है जिसके पास। तो गज के समान किसके पास आनन है, मतलब आनन का अर्थ होता है मुंह, यानी गज के समान जिसका मुख है तो वो कौन है, गणेश जी हैं। तो इस प्रकार हम बहुव्रीहि समास को पहचान लेंगे कि इसमें न तो पहला पद न तो दूसरा पद बल्कि कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, और इसमें अधिकांशतः देवी देवताओं के ही नाम आते हैं। परंतु अगर किसी भी अंग को किसी शरीर के साथ, किसी जंतु के शरीर के साथ जोड़ दिया जाता है तब भी वहां पर क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। इस प्रकार आपका पूरा समास जो टॉपिक था वह खत्म हो गया है। इसी में एक आता है नई समास, जो तत्पुरुष समास का ही भाग है, वह है क्या, नई समास। नई समास का अर्थ होता है नकारात्मक। नकारात्मक क्या, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके पहले ए या न लग जाता है या अन लग जाता है, तो वहां पर होता है क्या, नई समास। तो नई समास क्या है, इसको देख लिया जाए हल्के में। नई समास, नई समास, नई का अर्थ होता है नकारात्मक, अर्थात किसी भी शब्द के पहले अगर उपसर्ग ए जुड़ जाए या अन जुड़ जाए तो वहां पर हो जाता है क्या, नई समास। इसका हमेशा अर्थ जो होता है निषेधात्मक या नकारात्मक होता है। जैसे अधर्म, अधर्म, अन्याय, अन्याय, अनजाना, अनजाना, ठीक, अकाल। अब देखिए अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, अधर्म का अर्थ हो गया क्या, न धर्म, यानी जिसका धर्म न हो। अन्याय का हो गया न न्याय। अनजाना का अर्थ हो गया न जाना, यानी जिसके बारे में आप न जानते हो। अकाल का अर्थ हो गया न काल, ये इसका क्या हो गया, विग्रह हो गया। और यह क्या हो गया, ये सामासिक पद हो गया, सामासिक पद। इस प्रकार जितना भी हो सका हमने आपको समास के बारे में जो भी कुछ हमारे पास था हमने आपको देने का प्रयास किया है, और आप इसको सीखिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने से ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, परिभाषाओं को याद करने से काम नहीं चलता है। यह चीजें आप खूब रिवाइज करके बार बार देखिए, और देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद आप सभी लोगों को।